दोस्तों नमस्कार। कथुरवाल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आज की जो क्लास हमारी होने वाली है उस क्लास में जो है हम सभी थिंकर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के सभी थिंकर जो हैं उनकी उनके जितने भी आइडिया हैं उन सभी आइडियाज़ को समझने की आज कोशिश करेंगे। यानी कि ब्रीफली हम जो है उनके आइडियाज़ के ऊपर, यानी कि उनके थॉट क्या रहे हैं, उनके जो वर्क्स हैं उसके ऊपर जो है हम बात करेंगे बहुत ब्रीफली, बहुत ब्रीफ में। ठीक है, बहुत कम बातें जो हैं हम आज इनके बारे में कर पाएंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ ये एक रिवीजन क्लास है, एग्ज़ाम से पहले एक रिवीजन लेना होता है, वही उसी तरीके की एक क्लास है ये कि एग्ज़ाम से पहले एक रिवीजन क्लास होगी आपकी। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं प्लेटो से। ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में सबसे पहले थिंक कराते हैं प्लेटो। प्लेटो का जो जन्म था 472 BC से 347 BC तक का इनका टाइम पीरियड जो है वो बताया गया। कहीं कहीं पर आपको जो है 467 भी मिल जाएगा। ठीक है, 467 भी आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर ध्यान न दें। देखिए, एथेनियन फिलोसफर हैं, इनको फाउंडर माना जाता है, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का फाउंडर माना जाता है। फादर ऑफ आइडियलिज्म इनको माना जाता है, और पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जो है डायलेक्टिकल मेथड का यूज़ किया था अपनी पॉलिटिकल फिलोसफी में। ठीक है, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पॉलिटिकल फिलोसफी में जो है डायलेक्टिकल मेथड का यूज़ किया है। एक स्टैटिक थिंकर हैं जो स्टेट के बारे में बात करते हैं, और सीधे कहते हैं कि स्टेट जो है वो ग्रेट है किससे, इंडिविजुअल के राइट से, यानी कि ग्रेटर इंपोर्टेंस टू द स्टेट देन टू द राइट्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द स्टेट। यानी कि स्टेट में रहने वाले लोगों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी चीज़ है क्या है, वो है स्टेट। ठीक है, तो स्टेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके बाद है प्लेटो जो स्टेट इज़ द एंड, ये कहते हैं कि स्टेट जो है वो साध्य है और इंडिविजुअल आर द मीन, यानी कि इंडिविजुअल जो है वो मीन है। यानी कि ये इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति जो है वो साधन है और स्टेट जो है वो साध्य है। यानी कि हमारा अंतिम लक्ष्य जो है वो स्टेट बनाना है, तो स्टेट बनेगा किससे, इंडिविजुअल से। तो इंडिविजुअल बाद में है, पहले स्टेट माना जाएगा। ठीक है, तो स्टेट जो है वो इंडिविजुअल्स के द्वारा अचीव किया जाएगा, इंडिविजुअल साधन है उसको अचीव करने के। इन्होंने अपनी किताब लिखी थी रिपब्लिक, बहुत ही फेमस वर्क है इनका। ठीक है, और उसी के अंदर जो है ये यूटोपियाई कॉन्सेप्ट देते हैं, आइडियल स्टेट का, एक आइडियल स्टेट का यूटोपियाई कॉन्सेप्ट जो है इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, और फेवर करते ये मोनार्की को, कि मोनार्क होना चाहिए, जिसके अंदर ये कहते हैं कि मोनार्क में जो है एक फिलोसफर किंग होगा जो शासन करेगा। ठीक है, प्लेटो मेंटेन ए वर्चू बेस्ड कंसेप्शन ऑफ एथिक्स, ये कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है वर्चू बेस्ड कंसेशन की बात करते हैं। वर्चू बेस्ड कंसेशन एथिक्स के अंदर जो है वो एक वर्चू जो है, वर्चू आपका हाई होना चाहिए। ठीक है, और ये कहता है कि व्यक्ति का जो आखिरी एम जो है वो हैप्पीनेस और वेलबींग को अचीव करना, हाईएस्ट एम ऑफ मॉरल थॉट। यानी कि उनकी मॉरल थॉट में ये कहता है कि व्यक्ति का एम जो है वो हाईएस्ट हैप्पीनेस और वेलबींग को अचीव करना है। ठीक है, एंड कंडक्ट एंड दे द वर्चू आर द रिक्वेस्टेड स्किल, रिक्विसाइड स्किल एंड डिस्पोटिज्म नीडेड टू अटेन इट। ये कहता है कि इसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमें वर्चू की, हाईएस्ट हैप्पीनेस और वेलबींग अचीव करने के लिए जो है व्यक्ति को जो है वर्चू की ज़रूरत पड़ती है, ये उसके अंदर स्किल होनी चाहिए। तो प्लेटोज आइडिया जस्टिस बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी का एक ऑर्डर है, सोसाइटी में एक ऑर्डर तैयार करते हैं, उसके बेस कहता है। ये कहता है कि वन मैन वन वर्क, वन क्लास वन ड्यूटी। ठीक है, तो ये एक बात करता है, वन मैन वन वर्क वन क्लास वन ड्यूटी, इस ये बात करता है कि एक व्यक्ति जो एक ही काम करेगा, वो किसी दूसरे काम में इंटरवीन नहीं कर सकता है, उसको अपना ही काम करना पड़ेगा। ये कहता है कि एक व्यक्ति के अंदर जो है वो तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक व्यक्ति में जो है वो क्या होता है, रीजन होता है, मतलब कि दीज क्वालिटीज़ इन ए पर्सन, हेड में होती है रीजन, मतलब कि स्प्रिट होती है, स्प्रिट जो है उसके हार्ट में होती है, एपेटाइट जो है वो व्यक्ति के स्टोमच में होती है, पर्सन स्टोमच। यानी कि तीन तरीके की बात करता है, एक तो रीजन की बात करेगा, ठीक है, दूसरा स्पिरिट की बात करेगा, तीसरा एपेटाइट की बात करेगा। रीजन जो है वो फिलोसफर किंग के अंदर होता है, स्पिरिट जो है वो वॉरियर क्लास के अंतर्गत होती है, और एपेटाइट जो होता है वो प्रोड्यूसर क्लास के पास होती है। ठीक है, इनका एक फेमस आइडिया है कम्युनिज्म का, कम्युनिज्म वेव्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी विच कैन अबोलिश प्राइवेट फैमिली एंड प्रॉपर्टी। तो ये कहता है कि कम्युनिज्म का आइडिया देता है जिसमें कहता है कि
फैमिली और प्रॉपर्टी का आइडिया, ये फैमिली और प्रॉपर्टी के लिए कम्युनिज्म का आइडिया, जिसमें कहता है कि प्रॉपर्टी को समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है, और फैमिली जो वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये कहता है कि जो वॉरियर क्लास है, वॉरियर रूलिंग क्लास के लिए मना करता है, ये वॉरियर क्लास और जो रूलिंग क्लास है उन दोनों के लिए मना कर देता है ये। तो वॉरियर ये कहता है कि इसके कारण क्या होता है, इसके कारण होता है कि नेपोटिज्म बढ़ता है, फेवरेटिज्म बढ़ता है, फैक्शनलिज्म बढ़ता है, यानी कि गुटबाजी बढ़ती है, भाई भतीजावाद बढ़ता है, एक दूसरे का फेवर करने वाली बात बढ़ती है, ठीक है। तो इसकी बात करता है। 387 BC के अंदर जो है इन्होंने पढ़ाने के लिए जो है एक स्कूल खोला था जिसका नाम एकेडमी था, ठीक है, एक एकेडमी नाम से स्कूल खोला था एथेंस के अंदर। ही आल्सो गिव थ्योरी एलोगरी ऑफ केव, ये एलोगरी ऑफ केव नाम की एक थ्योरी भी देते हैं, ठीक है, गुफाओं का सिद्धांत जिसको कहा जाता है, गुफाओं का सिद्धांत, ठीक है। एंड एलोगरी प्रेजेंटेड इन हिज वर्क रिपब्लिक टू कंपेयर द effects ऑफ एजुकेशन एंड द लैक ऑफ इट ऑन और नेचर, यानी कि ये कहता है कि रिपब्लिक में कंपेयर करके बताता है कि इफेक्ट होती है एजुकेशन, ठीक है, एंड लैक ऑफ इट ऑन नेचर, यानी कि नेचर के ऊपर, लैक ऑफ इट ऑन नेचर, नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, लैक ऑफ नेचर के कारण जो है हमारी एजुकेशन जो है वो इफेक्ट हो रही है यहाँ पे। फिर सोक्रेटिस डायलॉग लिखे इन्होंने, वो सोक्रेटिस डायलॉग लिखे हुए हैं इसके सारे के सारे, वो जैसे अपोलॉजी में, क्रीटो में, इथिप्रो में, लीच में, लिसिस में, और चार्मडाइस में, प्रोटागोरस में, ठीक है। और उसके बाद कुछ अदर वर्क हैं, ये आपको देख लेने हैं, जैसे सिंपोजियम है, पैलिबस है, टाइमस है, मीनो है, ग्रीको है, ठीक है। ये सारे के सारे, ये जितने भी आपके सामने लिखे हुए हैं इनको आपको खुद एक बार पढ़ लेना है, टाइम ज़्यादा हम लगाना नहीं चाहते हैं। कुछ मेन वर्क भी हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, रिपब्लिक, स्टेटमेंट, लॉज, अपोलॉजी, क्रीटो, सिंपोजियम, ये, ठीक है, इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट थिंकर आते हैं, वो आते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या बात करते हैं, एरिस्टोटल क्या आइडिया, ग्रीक फिलोसफर, सेम टू सेम, ठीक है, ये एक ग्रीक फिलोसफर है, ठीक है। तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इनको माना जाता है, फाउंडेशन ऑफ लॉजिक एंड साइंस थिंकिंग, ठीक है, लॉजिक और जो साइंस है, मतलब कि तर्क और साइंटिफिक स्टडी जो है उसकी थिंकिंग की शुरुआत जो है वेस्टर्न फिलोसफी में एरिस्टोटल से मानी जाती है। 335 BC में जो है इन्होंने एक स्कूल खोला था, एथेनियन स्कूल, लेसियम, ठीक है, ठीक है, लाइसम नाम से ये भी एक स्कूल खोलते हैं एथेंस के अंदर, ठीक है। ये अटेम्प्टेड टू कन्वर्ट द यूटोपियाई आइडिया, ठीक है, जो कन्वर्ट उसको यूटोपियाई आइडिया था उसको कन्वर्ट कर दें रेशनल थ्योरी के अंदर, ठीक है। प्लेटो का जो आइडिया था यूटोपियाई आइडिया, उसको कन्वर्ट कर दें रेशनल थ्योरी के अंदर, कि स्टेट रेशनल की तरह काम करने की बात करते फिर ये, ठीक है। हिज आइडिया ऑन स्टेट वाज नेचुरल एंड प्रायर टू द फैमिली एंड इंडिविजुअल, ये क्या है कि ये प्रायर करते हैं, फैमिली को प्रायर मानते हैं और इंडिविजुअल को प्रायर मानते हैं। यहाँ पे स्टेट वाज नेचुरल को जो है ये कहते हैं कि स्टेट जो वो नेचुरल है, और ये किस तरीके से बन के आता है, पहले इंडिविजुअल बनता है, इंडिविजुअल से फैमिली बनती है, फिर स्टेट बनता है, ठीक है, इस तरीके से ये बात करते हैं। गारंटी सेल्फ सफिशिएंट एंड स्मॉल इनफ इंश्योर गुड गवर्नमेंट, ठीक है, ये एक अच्छी गवर्नमेंट बनाने के लिए जो है गारंटी करता है स्टेट, ठीक है, स्टेट जो है एक अच्छी सरकार बनाने की बात करता है, लोगों की लाइफ को सिक्योर करने की बात करता है। स्टेट इज़ हाईएस्ट एंड कंप्रीहेंसिव ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन, यानी कि ह्यूमन एसोसिएशन का जो है वो कंप्रीहेंसिव वर्जन है और वो हाईएस्ट वर्जन है, ठीक है। ह्यूमन एसोसिएशन की सबसे बड़ी संस्था जो मानी जाएगी वो मानी जाएगी स्टेट को। बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये कहता है कि सबसे बेस्ट फॉर्म जो होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी, जिसमें रूल किया जाएगा किसके द्वारा, मिडिल क्लास के द्वारा, ठीक है। तो ये मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है, मिडिल मैन की ये प्रायोरिटी रखते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो हो इनके द्वारा दिया गया, मेनली कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर ऑफ वेल्थ, ऑनर ऑफ वेल्थ के अकॉर्डिंग जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि समान व्यक्तियों के साथ समान न्याय होना चाहिए, इस तरीके की बात है। ये डिफाइंड स्लेवरी सिस्टम की बात करते हैं, दास प्रथा को जो है ये बचाने की बात करते हैं कि दास प्रथा जो है वो जरूरी है। और दो तरीके के दास प्रथा, 2 काइंड्स ऑफ स्लेव्स, दो तरीके के दास प्रथा है, एक तो कन्वेंशनल दास होता है जो प्रिजनर्स, और मतलब कि कन्वेंशनल परंपरागत दास होते हैं जो प्रिजनर ऑफ वार, यानी कि जो वार के अंदर पकड़े गए हैं, युद्ध में जो हार गए हैं, वो होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, जो लैक ऑफ रीजन, जिनके पास जो विवेक नहीं है, वो लैक ऑफ रीजन के कारण जो वो दास बन जाते हैं। ही डिड नॉट वांट टू गिव सिटीजन्स टू स्लेव, सिटीजनशिप नहीं देता ये स्लेव्स जो हैं, किन किन को सिटीजनशिप नहीं देता है ये, मतलब कि सिटीजनशिप नहीं देता है, तो ये देता है स्लेव्स को नहीं देता, ओल्ड मैन को नहीं देता, यंग्स को नहीं देता, वीमेंस को नहीं देता, वर्किंग क्लास को जो है वो सिटीजनशिप नहीं देता है, ठीक है। 4 कोज का इनका एक सिद्धांत है, 4 कोज का एक सिद्धांत है इनका, जिसके अंदर ये मटेरियल कोज, फॉर्मल कोज, एफिशिएंट कोज और फाइनल कोज, ये 4 कोज रखता है, ठीक है। इनको एक्सप्लेन करता है चेंज इन एन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
इसके बाद जो है ही क्रिटिसाइज प्लेटो, प्लेटो को क्रिटिसाइज करते हैं। प्लेटो वाज ए फ्रेंड बट ट्रुथ वाज ए ग्रेटर फ्रेंड, ठीक है, ये बात करते हैं। जीएच सेवाइन जो है, जीएच सेवाइन कहते हैं एरिस्टोटल्स आइडिया स्टेट इज ऑलवेज प्लेटो सेकंड स्टेट। ये कहता है कि एरिस्टोटल का जो आइडियल स्टेट था वो प्लेटो का सेकंड आइडियल स्टेट था, सेकंड स्टेट है, ठीक है। तो ये इनकी इनके कुछ आइडियाज़ थे। इसके बाद इनके कुछ मेन वर्क है। मेन वर्क में जैसे पॉलिटिक्स है, द निकोमेकन एथिक्स है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस है, द यूडेमेनियन एथिक्स है, फिर है रिहोट्रिक है, फिर पोइटिक्स है। ये सी किताबें हैं, ये इनके कुछ वर्क हैं, इनको आपको याद रख लेना है। इसके बाद आता है कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस जो है वो एक चाइनीज़ फिलोसफर है। चाइनीज़ फिलोसफर जो है कन्फ्यूशियस जो है कॉन्फ्यूजी के नाम से इनको जाना, कॉन्फ्यूजी इनको इस नाम से, फर्स्ट टीचर है ये, ठीक है। इनको फर्स्ट टीचर ऑफ चाइना माना जाता है, फाउंडर ऑफ आर्यू स्कूल, रूस स्कूल ऑफ चाइना, रूस स्कूल ऑफ चाइना के फाउंडर भी हैं। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश एथिकल, मोरल एंड सोशल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इसके अंदर जो है ये स्टैब्लिशमेंट करते हैं, एथिकल, मोरल और सोशल स्टैंडर्ड की स्थापना करते हैं यहाँ पर। ही फाउंडेड बेसिस ऑफ ए वे ऑफ नोन एज कन्फ्यूशियनिज्म। इनके जो आइडियाज़ हैं, इनके जो विचार हैं, उनको कन्फ्यूशियनिज्म के नाम से जाना जाता है। विद इन कन्फ्यूशियनिज्म देर आर 5 कंटेंट वर्चूज, ये 5 कॉन्स्टेंट वर्चू की बात करते हैं। एक तो होता है बेनेवोलेंस, रेन जिसको बोलते हैं, रेन। फिर होता है प्रोपेरिटी, ये ली बोलते हैं इसको। जस्टिस और रिहेतोनेश, ये बोलते हैं इसको। नॉलेज को जी बोलते हैं, और इंटीग्रिटी को जो है सिंग बोलते हैं, जिंग बोलते हैं, जिंग या सिंग भी बोल सकते हैं। ही सजेस्ट 3 वे ऑफ विजडम, विजडम के 3 रास्ते बताता है। ये कहता है कि नोबलिटी वे है, रिफ्लेक्शन जिसको, फिर है लिमिटेशन है, एसटी वे, एक्सपीरियंस है, बेटरेस्ट वे, ठीक है। मेन वर्क इनका एनालेक्ट्स कलेक्टिंग ऑफ द टीचिंग प्रिजर्व बाई पुपिल्स, यानी कि लोगों के द्वारा सेव की गई कुछ चीज़ें हैं, इनके कलेक्टिव वर्क्स हैं टीचिंग के, वो इसके अंदर आते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट थिंकर जो है वो मैकियावेली क्या कहते हैं। 1469 में इनका बर्थ है, 1522 में जब इनकी इटालियन डिप्लोमेट हैं, यानी कि ये एक राजदूत का काम करते थे, इटली के राजदूत के तौर पे। इनको फादर माना जाता है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी के फादर माने जाते हैं। ही वॉज द फर्स्ट थ्योरिस्ट टू डिसीवली डाइवर्स पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स, ठीक है। ये पहले थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स को और एथिक्स को जो है वो अलग कर दिया था, ठीक है। ह्यूमन नेचर के बारे में जब ये बात करते हैं, ह्यूमन नेचर को कहते हैं इंडिविजुअल इज विक्ड, सेल्फिश, एगोस्टिक, यानी कि ईगो में भरा पड़ा है, सेल्फिश है, वीक है। इंडिविजुअल वुड readily forgive the murder of his father but never the seizure of property, यानी कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी फादर की हत्या को भूल सकता है, लेकिन अगर कोई उसकी प्रॉपर्टी ले लेगा, उसकी प्रॉपर्टी अगर कोई छीन लेगा तो वो उसको नहीं भूलता है। ये बात कहते हैं कि कोटेशन है। ह्यूमन माइंड टेंडेड टू ग्लोरीफाई द पास्ट, डिक्रे द प्रेजेंट एंड होप टू बेटर फ्यूचर। तो व्यक्ति जो है वो हमेशा बेटर फ्यूचर के लिए सोचता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार क्या है कि प्रिंस हैज़ द एब्सोल्यूट अथॉरिटी, प्रिंस को जो ये एब्सोल्यूट अथॉरिटी मानता है, प्रिंस जो वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है और इट्स सब्जेक्ट। प्रिंस इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू एनी काइंड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, ठीक है। एक प्रिंसिपल को जो एक प्रिंस को जो है कभी भी जो है किसी मॉरल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करना है, एनी काइंड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, ठीक है। तो मैकियावेलियन थॉट कहती है एंड जस्टिफाई द मीन्स, ठीक है, और ये मीन्स को जस्टिफाई करता है, यानी कि मीन्स यानी ये साधन क्या होंगे। बिकॉज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, वाज टू ब्रिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट को यूनाइट करना, उसको इंटीग्रेट करना, एकता और अखंडता बनाए रखना, ठीक है। ये एक उसका फाइनल है, ठीक है। तो ये जस्टिफाई करता है मीन्स, कोई भी साधन अपनाने के लिए, उसके लिए क्या कर सकता है, अचीविंग हिज एंड्स, यानी कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो है, अपने साध्य को पूरा करने के लिए जो है, जस्टिफाई ऑल द रॉन्ग मेजर्स टेकन बाय द प्रिंस। जो भी निर्णय ले, वो जो भी जैसा भी निर्णय ले सकता है, ठीक है, उसकी मर्जी है, ठीक है। वो फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है, वो किसी भी तरीके से काम कर सकता है। और इसके लिए जो है उसके अंदर 2 तरह के वर्चू होने चाहिए, दोनों वर्चू होने चाहिए, लाइन वाला भी यानी कि कर्जियस वर्चू भी, फोक्स वाला भी, और कनिंग वर्चू भी, यानी कि फोक्स यानी कि कनिंग, वो चालाक भी होना चाहिए, लाइन यानी कि वो एक समय ऐसा भी हो कि जब उसे ताकत का प्रयोग करना तो उसके पास ताकत भी होनी चाहिए। ही हैज सेट टू डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरलिटी, तो मोरलिटी का डबल स्टैंडर्ड की बात करता है, ठीक है। दूसरा है कि ये इन प्राइवेट स्फीयर में क्या है, इंडिविजुअल और रूलर शुड हैव वर्चू लाइक ट्रूथफुल, यानी कि एक प्राइवेट स्फीयर के अंदर जो है इंडिविजुअल और रूलर
एक इंडिविजुअल को या रूलर को जो है हमेशा कैसा होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, लॉयल होना चाहिए, ट्रस्टेबल होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसको पब्लिक जो है उसके ऊपर भरोसा कर सके, ठीक है। और पब्लिक स्फीयर में क्या है कि रूलर नीड नॉट टू फॉलो एनी मोरल वैल्यूज टू कंडक्ट स्टेट अफेयर, यानी कि स्टेट अफेयर में जो है एक रूलर को जो है वो कभी भी जो है किसी मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जब भी पब्लिक स्फीयर की बात आएगी तो सारी मोरल वैल्यूज़ को छोड़ सकता है। हाँ, अपने इंडिविजुअल स्फीयर में, अपने प्राइवेट स्फीयर में जो है वो खुद के लिए जो है कुछ भी हो सकता है, वो ट्रुथफुल हो सकता है, सिंप्लिसिटी हो सकता है, प्योर हो सकता है, लॉयल हो सकता है, ट्रस्टेबल हो सकता है, ये सब चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। रिपब्लिकन गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या कहते हैं कि एक तो जैसे मोनार्की को फॉलो करते हैं, ठीक है, मोनार्की जो है उसको जो है ये बेस्ट मानते हैं, लेकिन मोनार्की किस तरीके की, रिपब्लिकन मोनार्की होनी चाहिए, ठीक है। ये रिपब्लिकन मोनार्की, रिपब्लिक गवर्नमेंट की बात करते हैं कि चुना हुआ मोनार्क होना चाहिए, ठीक है, रिपब्लिकन गवर्नमेंट की। इसके बाद जो है इनके कुछ वर्क हैं, आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, डिस्कोर्स ऑन लिवीज, द प्रिंस, ठीक है, ये इनकी किताबें हैं, इनको आपको याद रख लेना है। इसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट थिंकर आते हैं, वो आते हैं थॉमस हॉब्स। 1588 में जन्म होता है और 1679 में इनकी डेथ होती है। ये विटनेस है इंग्लिश सिविल वॉर के, 1641 में जो है इंग्लिश फिलोसफर हैं, ठीक है। तो इंग्लिश सिविल वॉर हुआ था जहाँ पे ये उसको इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, ठीक है, तो ये उसके गवाह बन के उभरते हैं। सो दैट ही सेड, इन्होंने कहा कि फियर एंड आई वाज बोर्न ट्विंस, यानी कि ये कहता है कि डर और मैं दोनों जुड़वा भाई हैं, ठीक है, हम दोनों जुड़वा पैदा हुए थे, डर और मैं, यानी कि होब्स कहता है कि मैं और डर जो है वो एक साथ पैदा हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू इनके उनके अनुसार क्या है कि स्टेट ऑफ नेचर वाज वन इन विच देयर वर नो इन्फोर्सेबल क्राइटेरिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, यानी कि एक स्टेट के लिए जो स्टेट का नेचर जो है वो कहता है, स्टेट ऑफ नेचर, नेचर में स्टेट कैसा था, नेचुरल स्टेट की जब ये बात करता है, स्टेट ऑफ नेचर की बात करता है, तो कहता है कि नो इन्फोर्सेबल क्राइटेरिया, उसके लिए जो है कोई क्राइटेरिया नहीं था इन्फोर्सेबल का, कि वो हिंसा का यूज करते हैं वहाँ पे, तो उसका कोई क्राइटेरिया था किस बात के लिए हिंसा होनी है, ठीक है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उस बात का कोई मतलब नहीं था स्टेट ऑफ नेचर के अंदर, ठीक है। ह्यूमन लाइफ जो है वो हमेशा से ही क्या रही है, सोलिडेरिटी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश सोर्ट, ठीक है, सॉलिटरी, ठीक है। तो ये कहता है कि ह्यूमन लाइफ जो हमेशा ही क्या है, वो पुअर है, वो नेस्टी यानी ब्रूशल, ब्रूटिश है, वो हिंसक रही है हमेशा, वो सेल्फिश रही है, हिंसक रही है, डरपोक रहा है वुमन बीइंग इस तरीके से, इसलिए वो किसी को भी मार सकता है। इसलिए कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में जो है वो राइट और रॉन्ग का कोई रूल नहीं है, वो फोर्स यूज करने का कोई रूल नहीं है, वो कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। तो इसलिए कहता है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑल इंडिविजुअल सरेंडर फॉर, इसलिए कहता है कि इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, कि व्यक्ति जो है इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाह रहे थे, इनसे की बचना चाह रहे थे, तो वो क्या करते हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपने सारे राइट्स को जो है वो सरेंडर कर देता है किसके सामने, एक थर्ड पार्टी जो है जिसको लेवियाथन कहता है, ये थर्ड पार्टी लेवियाथन, जिसे स्टेट कहा जाता है, लेवियाथन को स्टेट का हु वाज नो, और ये जो स्टेट होगा, जो लेवियाथन होगा, ये पार्ट नहीं होगा किस चीज़ का, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होगा, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सेदार नहीं होगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक हिस्सेदार हैं, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो एक अपने लेवियाथन को चुनते हैं, वो अपने एक राजा को चुनते हैं जो उनके ऊपर शासन करेगा, जो उनको सिक्योर करेगा, ठीक है। द थर्ड पार्टी एग्जाम्पल है कि स्टेट विल हैव अनडिवाइडेड, स्टेट को कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता, अनलिमिटेड है वो, इनएलिएनेबल है और परमानेंट पावर है उसके पास, ठीक है। तो एब्सोलूट सोवरन की बात कर रहा है ये। द कॉन्ट्रैक्ट वाज परपेचुअल एंड इरिवोकेबल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कभी रद्द नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसको कभी रिवोक नहीं किया जा सकता है। तो ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बना रहेगा, लेकिन एक अधिकार ये देता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में जो है व्यक्ति जो है वो अपने पास सिर्फ एक ही अधिकार रखते, बाकी सारे सौंप देते हैं, सेल्फ प्रिजर्वेशन का जो अधिकार है वो इनके पास रहता है। तो ये कहता है कि सेल्फ प्रिजर्वेशन का जो अधिकार है वो उसको नेचुरल राइट भी था उसका, और वो उसके पास बाद में भी रहेगा कि वो अपने आप को सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी कि खुद की सुरक्षा करना, खुद की सुरक्षा वो कर सकता है, और पहले भी वो कर सकता था, ठीक है। तो इसके लिए जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये भी है कि लेवियाथन अगर उनकी जान लेने की कोशिश करे, ठीक है, तो लेवियाथन को हटाया जा सकता है, उसके खिलाफ रिवोल्ट किया जा सकता है। अगर वो वार में हार जाए, युद्ध में हार जाए और नहीं काम कर रहा, तो उसको हटा करके दूसरे को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इनके मेन वर्क क्या है, हम बात करें मेन वर्क क्या है, तो वो है इनका डी डी कॉर्पोरेट, डी सी वी, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ लॉ, लेवियाथन, बेहमोथ,
ये सारे के सारे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक जो है इंग्लिश फिलोसफर हैं, ठीक है, और फादर ऑफ लिबरलिज्म हैं, ठीक है। रोट मेनली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 इन इंग्लैंड, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो इनकी मेनली राइटिंग्स जो हैं वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के टाइम की इंग्लैंड में जो 1688 में हुई थी। अकॉर्डिंग टू हिम स्टेट ऑफ नेचर इज ए स्टेट परफेक्ट एंड कम्प्लीटली लिबर्टी फ्री फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ अदर, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि प्री पॉलिटिकल बट इट इज़ नॉट प्री सोशल। तो ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो प्री पॉलिटिकल होता था, ठीक है, वो प्री सोशल नहीं था, ठीक है। यानी कि प्री पॉलिटिकल तो था, उसके अंदर कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं था, लेकिन प्री सोशल नहीं था, यानी कि वो कहता है कि सोशल था। तो ये कहता है कि परफेक्ट एंड कंप्लीट लिबर्टी, यानी कि वहाँ पे क्या है कि परफेक्ट लिबर्टी होती थी, फ्री फ्रॉम इंटरफेयर, किसी का कोई इंटरफेयर नहीं होता था, ये सब चीज़ें थी, दूसरे के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करता स्टेट ऑफ नेचर में। प्रॉब्लम विद स्टेट ऑफ नेचर, प्रॉब्लम क्या थी स्टेट ऑफ नेचर के अंदर, वो थी कि देर वॉज नो एस्टेब्लिशमेंट लॉ, यानी कि कोई लॉ बनाने वाला नहीं था, कोई लॉ नहीं था। एंड इम्पीरियल जज, ठीक है, इम्पार्शियल जज, कोई इम्पार्शियल जज नहीं था जो फैसला जो है वो सही से कर सके। एंड प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाली कोई बात नहीं थी। ये इसलिए जो ये कहता है कि यहाँ पे जो है ये समस्या थी, ठीक है, ये प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ऑफ नेचर के अंदर प्रॉब्लम थी ये शुरुआत में, ठीक है। इन इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहते हैं कि पीपल ट्रांसफर सम देयर राइट्स टू गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू एंश्योर कंफर्टेबल एन्जॉयमेंट ऑफ देयर लाइफ। तो अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए जो है लोग जो है वो अपने राइट्स जो हो कंफर्टेबल करने के लिए, इंजॉय करने के लिए, मतलब कि लिबर्टी को, प्रॉपर्टी को, ये जो उनके नेचुरल राइट्स हैं ये किसको सौंप देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, नेचुरल राइट्स को वहाँ पे कर देते। पीपल वुड एग्री टू ए लिमिट ऑन देयर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पीपल वुड एग्री टू ए लिमिट ऑन देयर प्रॉपर्टी, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी पे लिमिट लगाने के लिए जो सभी के सभी जो एग्री कर जाते हैं। इट कैन बी पास्ड ऑन एंड ओनली दोज हु कंसेंट टू ओबे द स्टेट, ठीक है, दो स्टेट ओबे कर सकता था उनको। द ईच जनरेशन विल tacitly consent to obey the state as its member acquiring property that is in the state dominion, यानी कि व्यक्ति जो है वो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर पाएगा, ओबे कर पाएगा, लेकिन स्टेट डोमिनियन में, ठीक है, स्टेट डोमिन करेगा। इफ़ गवर्नमेंट फेल्स टू देयर वर्क, अगर गवर्नमेंट फेल हो जाते अपने वर्क करने में तो पीपल हैव राइट टू रिवोल्ट, तो पीपल्स को रिवोल्ट है कि वो उसको हटा सके। उनके कुछ मेन वर्क हैं, वो हैं लेटर ऑन टॉलरेशन 1689, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट 1690, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690, सेकेंड लेटर ऑन टॉलरेंस 1690, इसके बाद है थर्ड लेटर ऑन टॉलरेंस 1692, फोर्थ लेटर ऑन टॉलरेंस 1692, उसके बाद है द फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलिन 1692। ये इनके कुछ वर्क हैं, ये आपको याद कर लेना है, आपको सारे के सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट थिंकर आते हैं आपके रूसो, जो एक स्विस फिलोसफर हैं, स्विट्जरलैंड के थे, ठीक है। ये क्या है कि स्पिरिचुअल फादर ऑफ फ्रांस रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस की जो रेवोल्यूशन हुई थी 1789 में, उसके स्पिरिचुअल फादर माने जाते हैं, आध्यात्मिक पिता के रूप में जो इनको माना जाता है। ही कॉल ए थिंकिंग मैन ए डिप्राइव्ड एनिमल, ये कहता है कि एक थिंकिंग मैन जो है डिप्राइव्ड एनिमल है। ही वॉज अगेंस्ट इंटेलिजेंस, साइंस एंड रीजन, साइंस एंड रीजन को ये खराब मानता है, ये कहता है कि ये खराब चीज़ें हैं, साइंस और रीजन के ये खिलाफ लिखता है, ठीक है। इसके कारण जो है व्यक्ति जो है वो करप्ट हो गया है, इस बात को ये कहते हैं, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट थे, इंटेलिजेंस, साइंस एंड रीजन के अगेंस्ट थे। स्टेट ऑफ नेचर वाज ए पीसफुल एंड कोस्टिक टाइम, यानी कि ये कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर जो था बहुत पीसफुल टाइम था, बहुत आराम से लोग रहते थे। पीपल लिव्ड सोलिटरी अनकम्पेटेबल लिव्स, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ पे। तो ह्यूमन बींग्स वर नोबल सेवेज, ठीक है, दे हैड फ्री हेल्थ, ऑनेस्टी एंड हैप्पी लाइफ्स, यानी कि वो लोग जो है अपनी हैप्पी लाइफ जी रहे थे, ऑनेस्टी तौर पे जी रहे थे। तो ह्यूमन बींग जो बहुत ऑनेस्ट होता था। ह्यूमन वर्स लिविंग लाइफ है आइडली की ब्लेसफुली एंड प्रीमेटिव सिंप्लिसिटी, तो यहाँ पे प्रीमेटिव तौर पे भी सिंप्लिसिटी थी, ठीक है। एट टाइम पास्ट ह्यूमनिटी फेस्ड सर्टेन चेंज, द इन्वेंशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, कि एक टाइम के बाद क्या होता है कि एक टाइम के बाद जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का इन्वेशन होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट द प्योर स्टेट इनटू वन कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रीड, ठीक है, कंपटीशन, और इससे क्या होता है कि
कॉन्स्टिट्यूट होता है कि पूरी की पूरे स्टेट के अंदर जो हो वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उभर करके आती है। ये कहता है कि ये चीज़ उभर करके आती है जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का इन्वेंशन होता है, जैसे कि कंपटीशन हो गया, वैनिटी हो गया, इनइक्वालिटी बढ़ती है, डिपेंडेंट बढ़ती है, ठीक है, ये सब चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इससे क्या है कि ये कारण थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के एमरजेंस के कारण। रूसो का एक वर्क है डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, उसके अंदर जो कंप्रीहेंसिव डिस्कस दैट डिफरेंस अमंग मोरल इनइक्वालिटी, तो ये मोरल इक्वालिटी पे और जो नेचुरल इनइक्वालिटी है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी में, ठीक है। इसके ऊपर मतलब कि मोरल इक्वालिटी में ये कहते हैं कि डिफरेंस इन वेल्थ, नोबलिटी, पावर एंड मेरिट, इसके अंदर ये शामिल करते हैं। और जो नेचुरल इनइक्वालिटी है उसके अंदर शामिल करते हैं कि एज, हेल्थ, अदर जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि ये नेचुरल इनइक्वालिटी, और मोरल इनइक्वालिटी होती है कि वेल्थ, नोबलिटी, पावर एंड मेरिट्स, ये सब चीज़ें। मोरल में खुद अचीव करता है व्यक्ति, नेचुरल में जो वो अचीव नहीं करता वो उसको बाई बर्थ मिलती है। इन ऑर्डर टू बिकम फ्री एंड इक्वल, ये कहता है कि व्यक्ति जो है फ्री एंड इक्वल था। एवरी इंडिविजुअल गिव अप ऑल हिज राइट्स टू द एंटायर कम्युनिटी, सर्टेन द सेम कंडीशन फॉर ऑल एंड थूज इक्वलिटी, ठीक है। मैन आर द ऑल सब्जेक्ट्स टू वट रूशो मीन द जनरल विल, यानी कि ये कहता है कि व्यक्ति के जो सारे सब्जेक्ट है, व्यक्ति के ऊपर कानून बनाने के जो अधिकार हैं वो सारे के सारे जो हैं वो किसको अधिकार हैं, वो एक जनरल विल के बेस पर होने चाहिए। ऑल सब्जेक्ट, जितने भी कानून बने, लॉज बने, कोई गवर्नमेंट लॉज कानून बनाएगी वो जनरल विल के ऊपर बेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद इनके कुछ मेन वर्क हैं, डिस्कोर्सेज ऑन द साइंस एंड आर्ट 1750, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द इमाइले, ठीक है। इसके अंदर ये एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर इनइक्वालिटी के ऊपर बात करते हैं, इसके अंदर बात करते हैं ये साइंस एंड रीजन और साइंस के ऊपर जो है ये बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात हो रही है। फिर इसके बाद आते हैं मैरी वॉल्सनक्राफ्ट। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट क्या है कि इंग्लिश राइटर हैं, फेमिनिस्ट थिंकर, फाउंडिंग ऑफ फेमिनिस्ट फिलोसफी। तो फाउंडिंग ऑफ फेमिनिस्ट फिलोसफी, पहली फेमिनिस्ट वीमन है, ठीक है। ये कहते हैं कि वीमन लाइक मैन एंड एंडोड, ये इनका मतलब ये है कि वीमन भी जो है एक रेशनल, एक ह्यूमन बींग है, और ह्यूमन बींग रेशनल होते हैं, तो वीमन भी एक ह्यूमन बींग है तो वो भी रेशनल है, उसको भी अपने लाइफ के अधिकार हैं कि वो खुद डिसीजन ले सकती है, ठीक है, मैन की तरह। तो ये कहती है कि इसको जो है सोल आउट किया जा सकता है बेटरमेंट ऑफ वुमन स्टेटस के लिए। कहती है कि पॉलिटिकल चेंज होने चाहिए, तो ये कहती है कि पॉलिटिकल चेंज से जो वुमेन्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनको बचाया जा सकता है, उनको दोबारा से वो अधिकार मिल सकते हैं, ठीक है। और ये कहती है रेडिकल रिफॉर्म ऑफ नेशनल एजुकेशन सिस्टम, इसके लिए क्या है कि रेडिकल रिफॉर्म चाहिए नेशनल एजुकेशन सिस्टम के अंदर। ऑल द कॉजेज ऑफ फीमेल वीकनेस एज वेल एज डिप्रेविटी बिकॉज ऑफ वन ग्रैंड कोज वांट ऑफ चेस्टी इन मैन, ठीक है। तो ये सारे अधिकार जो हैं उनकी डिमांड हो रही है कि ये व्यक्तियों के मेंस के बराबर की बात हो, ठीक है। इनके कुछ वर्क हैं, ज़्यादातर वर्क ही पूछे जाते हैं। लिबरल फेमिनिस्ट हैं, एक बात ध्यान रखनी है कि फेमिनिस्ट हैं लेकिन लिबरल फेमिनिस्ट हैं। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन 1790, ठीक है। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमन 1792, याद रखना दोनों किताबें इन्हीं की हैं, मेंस पे भी और वुमेन्स पे भी। हिस्टोरिकल एंड मॉरल व्यूज ऑफ द ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1794, द रोंग ऑफ वीमन 1798, रोंग्स ऑफ वीमन 1798 में आती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है ये भी एक इंग्लिश फिलोसफर हैं। देखिए इकोनॉमिक्स हैं, लिबरल क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं, एडवोकेट्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स को जो है ये बढ़ाने की बात करें, इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव सोशल पॉलिसीज़ की बात करते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर आता है उपयोगितावाद की बात करते हैं, विच प्रमोट्स एक्शन दैट द ग्रेटर गुड्स फॉर द ग्रेटर नंबर, यानी कि ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुख होना चाहिए, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस है कंसेप्ट ऑफ हार्म प्रिंसिपल इनके द्वारा दिया जाता है। द ओनली पर्पज फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एग्जिस्ट ओवर एनी मेंबर ऑफ ए सिविलाइज्ड कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल, ठीक है। इट इज़ प्रिवेंट हार्म टू अदर्स, ठीक है। ये कहता है कि एक व्यक्ति को जो है वो सारे अधिकार होते हैं, राइटफुल एग्जिस्टेंस करने का अधिकार है सिविलाइज्ड कम्युनिटी के अंदर, लेकिन उसको जो है वो किसी दूसरे को हार्म करने का अधिकार नहीं है, वो कर सकता है। तो ये एक पॉजिटिव लिबर्टी की बात कर रहे हैं, नेगेटिव लिबर्टी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं।
कि एक व्यक्ति को जो है कोई भी पावर दी जाती है, कैन बी राइटफुल एक्सरसाइज, यानी कि उसको राइटफुल एक्सरसाइज करने का अधिकार, कोई पावर मिल रही है तो ठीक है, वो अगेंस्ट नहीं कर सकता किसी दूसरे के, ठीक है, कम्युनिटी के अगेंस्ट वो नहीं जा सकता है, वो इसी को कह रहा है कि हार्म प्रिंसिपल है, किसी दूसरे को हार्म नहीं कर सकता अपने अधिकार को यूज करके। इस आइडिया वर्क एज ये एक ब्रिज का काम करता है किस किस के बीच में, लेजर स्टेट के बीच में और एक वेलफेयर स्टेट के बीच में, ठीक है, लेजर और वेलफेयर स्टेट जो उन दोनों के बीच में जो है एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल बनाने का काम करता है, यानी कि नेगेटिव लिबर्टी में और पॉजिटिव लिबर्टी के बीच का एक काम करता है। इनके अकॉर्डिंग जो द आइडियल टाइप ऑफ ए परफेक्ट गवर्नमेंट, ये कहता है कि द आइडियल टाइप ऑफ परफेक्ट गवर्नमेंट वुड बी द बोथ डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि गवर्नमेंट कौन सी सबसे बेस्ट होगी, वो होगी डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व वाली सरकार जो वो सबसे बेस्ट होती है। ये प्रिस्क्राइब द प्लूरल वोट्स, ये प्लूरल वोट्स की बात करते हैं कि प्लूरल वोट्स किसके लिए होंगे, एजुकेटेड पर्सन जो है, जो टैक्स पे करते हैं, उनके लिए प्लूरल वोट्स होने चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति कई वोट कर सके, जिसमें ये कहता है कि एक व्यक्ति 5 वोट करेगा, ठीक है, और सिंगल वोट टू अनएजुकेटेड, ये कहता है कि जो अनएजुकेटेड हैं, जो सिंपल मैन हैं, उनके लिए जो एक सिंगल वोट, एक ही वोट करेंगे। तो इससे क्या है कि वो बैलेंस करने की बात करते हैं। ये इंस्पायर थे टोकविल की फिलोसफी से, आइडिया ऑफ टायरनी ऑफ मेजोरिटी, यानी कि डेमोक्रेसी में टायरनी ऑफ मेजोरिटी कहते हैं ये डेमोक्रेसी को। तो टोकविल जो है, टोकविल कहते हैं टायरनी ऑफ मेजोरिटी, क्योंकि ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो कुछ लोगों का शासन है, ठीक है। तो ये कहता है कि यहाँ पे जो है भीड़ तंत्र नहीं खड़ा करना, तो भीड़ तंत्र कह रहे हैं, ये भीड़ तंत्र के खिलाफ हो रहे हैं कि लोकतंत्र जो वो भीड़ तंत्र है, इसीलिए ये प्लूरल वोट की बात करता है कि अमीर लोग तो कम है संख्या में, उनके वोट पड़ेंगे तो वो तो जीत ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए कहता है कि उनको 5 वोट का अधिकार हो ताकि वो भी सत्ता में आ सके। तो टायरनी ऑफ मेजोरिटी को जो ये फॉलो करते हैं उसको मानते भी हैं। ही रिकमेंडेड लिमिटेड पावर ऑफ इलेक्टेड मेजोरिटी, ये कहता है कि जो इलेक्ट किए गए हैं, इलेक्टेड मेजोरिटी जो उनको कहता है इनको लिमिट होनी चाहिए पावर की, इनकी पावर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिल कहते हैं कि पैलेसिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ये कहता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ह्यूमन बींग इज लाइक रबिंग ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर रेसेज, ठीक है। तो ये व्यक्ति की फ्रीडम को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन करने की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके वर्क देख लेते हैं, इनके वर्क क्या कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद कीजिए इनके वर्क आने की संभावना इस बार। ऑन लिबर्टी 1859, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861, यूटिलिटेरियनिज्म 1863, द सब्जेक्शन ऑफ वुमन 1869, ये आता है। इसके बाद है हीगल, हीगल जर्मन फिलोसफर हैं, जर्मन फिलोसफर, ही वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न आइडियलिज्म, फाउंडर किस चीज़ के हैं, मॉडर्न आइडियलिज्म के फाउंडर जो हैं वो हीगल हैं, मॉडर्न आइडियलिज्म के, ठीक है। और पहले आइडियलिज्म के फाउंडर कौन थे, प्लेटो, क्लासिकल आइडियलिज्म के, ठीक है। तो डेवलप्ड एज डायलिटिकल स्कीम, ये एक डायलिटिकल मेथड देते हैं, डायलिटिकल स्कीम एज द एम्फेसिस द प्रोग्रेस ऑफ हिस्ट्री एंड ऑफ आइडियाज फॉर्म थीसिस। तो ये कहता है कि जो दुनिया के अंदर विचार हुए हैं, विचारों की जो हिस्ट्री है, विचारों का जो इतिहास है, आइडियाज़ का जो इतिहास है, वो डायलेटिकल फॉर्म में उभर करके आते हैं, जिससे क्या है कि थीसिस बनती है, एंटीथीसिस बनती है, और उससे क्या है कि सिंथेसिस बनती है। ये इस तरीके से बात करता है कि ये थीसिस है, ये एंटीथीसिस है, तो इन दोनों की जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इससे क्या है कि वो सिंथेसिस जो है वो बन करके आती है, ठीक है। इसके बाद फिर ये कहता है कि इनसे फिर जो है एक बार फिर से जो है वो इसके अंदर से ही जो वो थीसिस बन जाएगी, ये सिंथेसिस जो है ये थीसिस बन जाएगा, इसके अपोजिट में फिर एक जो है एंटीथीसिस जाएगा, और फिर जो है एक बार फिर से जो है वो सिंथेसिस आ जाएगा। तो डायलेक्टिकल मेथड रियलाइज क्या करते हैं, डायलेक्टिकल मेथड में कहते हैं कि कंट्राडिक्शरी प्रोसेस होती है, यानी कि आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है कि इसका कुछ आइडिया है, इसके विरोध में एक आइडिया आएगा, इन दोनों से निकल करके एक चीज़ बेस्ट निकल करके आएगी, जिसको सिंथेसिस माना जाएगा, ये डायलेक्टिकल प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद ही सेड आइडिया कैन नेवर बी अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि कोई भी आइडिया जो है उसको तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक उसके कॉन्ट्राडिक्शन को नहीं समझा जाएगा। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री वाज अबाउट प्रोग्रेस, तो ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो प्रोग्रेस के बारे में रही है, रिजल्ट्स इन विच ह्यूमन काइंड वुड इवेंचुअली रीच द ग्रेट आइडियाज़, यानी कि हमेशा ही जो ग्रेट आइडिया उभरते रहे हैं और वो प्रोग्रेस होती रही है। ह्यूमन हिस्ट्री इसी को कहती है, ह्यूमन हिस्ट्री वही रही है कि एक व्यक्ति जो है वो कैसे डेवलप हुआ है, इवेंचुअली रीच हुई है द ग्रेट आइडियाज़ के अंदर, ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू हिम स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म, स्टेट एक ऑर्गेनिज्म है जो व्यक्ति को जगह देता है, द हाईएस्ट राइट ओवर द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल को हाईएस्ट राइट देता है, हाईएस्ट राइट्स देता है, हुज हाईएस्ट ड्यूटी इन इज
टू बी मेंबर ऑफ द स्टेट, यानी कि लोग जो हैं उनकी हाईएस्ट ड्यूटी, हाईएस्ट राइट जो हैं वो एक स्टेट के अंदर ही मिल सकते हैं। स्टेट इज़ मार्च ऑफ गॉड, यानी कि एक स्टेटमेंट है, ये याद रख लेनी। स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड, यानी कि राज्य जो है धरती पर भगवान की यात्रा है, इसको कहते हैं। इसी कुछ फिलोसफियाँ हैं। द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, द साइंस ऑफ लॉजिक 1812, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस, एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। ये किताब पिछली बार आपके एग्जाम में आई हुई थी, याद रख लेना, इसी किताबें आ जाएंगी। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सारी याद हो जानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट थिंकर जो आपके आते हैं वो आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स यानी कि एक जर्मन फिलोसफर हैं, इनके तुरंत बाद वाले फिलोसफर जर्मनी के ही हैं दोनों। तो एन इम्पोर्टेंट फिगर द डेवलपमेंट ऑफ सोशलिज्म ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है, मॉडर्न सोशलिज्म और कम्युनिज्म के फादर माने जाते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर हैं सोशलिज्म और कम्युनिज्म के। ही कन्वर्टेड हीगल का जो डायलेक्टिकल थ्योरी है, हीगल की डायलेक्टिकल थ्योरी को जो है ये, जैसे उनकी डायलेक्टिकल थ्योरी थी वो आइडियलिज्म पे बेस थी, आइडिया पे बेस थी, इनकी मटेरियलिज्म पे बेस है, ये मैटर पे बेस है, ठीक है। ये कहते हैं कि मैटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ सोशल चेंज इंस्टेड ऑफ आइडिया, यानी कि ये कहते हैं कि मैटर रिस्पॉन्सिबल है किसी भी आइडिया के अंदर कोई भी चेंज होता है तो, कोई भी विचार जो है वो डेवलप हो रहा है तो उसके लिए मैटर रिस्पॉन्सिबल है कि मैटर क्या था, उस मैटर से आइडिया बन करके आते हैं, ठीक है। 3 लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स, ये कहते हैं कि 3 लॉ हैं डायलेक्टिक्स के, तीनों के नाम याद रख लीजिए। क्वांटिटी चेंज इनटू क्वालिटी, ठीक है, क्वांटिटी चेंज इनटू क्वालिटी, यानी कि क्वांटिटिव चेंज होता है क्वालिटी के अंदर, जैसे कि वाटर से आइस बन गई, ठीक है। यूनिटी ऑफ ऑपोजिशन, यानी कि ऑपोजिशन की यूनिटी होती है। डिस्पाइट्स क्लास कॉन्ट्राडिक्शन, 2 क्लासेस एग्जिस्टेंस सिमुलेटली, ये कहता है कि 2 क्लासेस एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। डायलेक्टिक्स में हमेशा ही एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास के ऊपर निर्भर करती है, जैसे कैपिटलिस्ट क्लास निर्भर कर रही है मजदूर वर्ग के लिए, और मजदूर वर्ग के निर्भर कर रहा है कैपिटलिस्ट क्लास पे, तो दोनों का आपस में होना जरूरी है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्टरी है। यूनिटी ऑफ ऑपोजिशन, दोनों के बीच में एकता का सिद्धांत लागू होता है। फिर नेगेशन ऑफ नेगेशन, देखिए ये कहता है कि सीड्स कन्वर्ट इनटू प्लांट्स, यानी कि नेगेशन ऑफ नेगेशन का भी सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है कि सीड्स जो हैं, बीज जो है वो कभी क्या होता है, वो प्लांट्स बन जाता है, उभरते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये कहता है कि ह्यूमन सोसाइटी डेवलप्ड थ्रू क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बुर्जोइस, तो ये इसी तरीके से कहता है, इन्हीं तीनों प्रिंसिपल को लागू करके डायलेक्टिक्स में ये कहता है कि जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो किस चीज़ के बीच में है, बुर्जोइस के बीच में और प्रोलेटेरिएट, यानी कि बुर्जोइस जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास है जो प्रोडक्शन के ऊपर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ओनर करती है। इसके बाद है प्रोलेटेरिएट, लेबर क्लास है जो यहाँ पे काम करती है। इसके बाद कैपिटलिज्म इज ए सिस्टम विच रन ऑन प्रॉफिट, दे पेज वर्कर्स ओनली, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कैपिटलिज्म सिस्टम जो रन करता है वो वर्कर्स को पे करते हैं, क्या पे करते हैं, अमाउंट विच सफिशेंट फॉर हिम टू लिव्स, यानी कि जो जिंदा रहने के लिए काफ़ी हो, यानी कि वर्कर्स को जो है कैपिटलिज्म के द्वारा जो है वो सिर्फ इतना पे किया जाता है कि ताकि वो जिंदा रह सके और अगले दिन काम पे आ सके, एंड कम बैक टू वर्क, ठीक है, अगले दिन काम पे आ सके। कैपिटलिज्म टू डू नॉट शेयर देयर प्रॉफिट, वो अपना कभी प्रॉफिट शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ पैसा दे रहे हैं, सिर्फ इतना कि जिंदा रहे मजदूर, ठीक है, वो अपना प्रॉफिट जो कमाते हैं वो उसमें कभी हिस्सा नहीं देते हैं। तो इस चीज़ के खिलाफ जो है मूवमेंट्स वर्क वेल रियलाइज, धीरे धीरे क्या है कि इनको इस एक्सप्लोइटेशन का पता चलेगा वर्कर्स को, और इस एक्सप्लोइटेशन का जैसे ही पता चलेगा तो ये क्या है कि इनके अंदर एक क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप होगी और ये एक रेवोल्यूशन करेंगे, और उस रेवोल्यूशन से जो कैपिटलिज्म को उखाड़ दिया जाएगा, आल्सो गिव कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, तो इस रेवोल्यूशन को उखाड़ दिया जाएगा। तो इसके साथ ही जो है एक कॉन्सेप्ट और देते हैं, ये कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन की इनके द्वारा थ्योरी दी गई है, ठीक है। तो ये कहता है कि एलिनेशन जो है वो 4 टाइप एलिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। एक एलिनेशन होता है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ हिज लेबर, एलिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी एंड अदर, एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ। तो ये 4 तरीके के एलिनेशन की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, तो भी आपको ध्यान दे लेना है, ठीक है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का हर बार क्वेश्चन आ जाता है लगभग, तो ये भी समझ के जाना है इस बार। ये 3 चीज़ याद रख लेनी है आपको, ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। इन तीनों का मतलब क्या है, ठीक है, ये आपको लिख के ले जानी है अपने पास से, ठीक है, देखो मतलब कि दिमाग में लिख के ले जानी है, ठीक है। इसके कुछ मेन वर्क हैं, इनके मेन वर्क को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अभी तक आते रहे हैं, बार बार आते हैं, और हमेशा इनके अंदर से क्वेश्चन आता ही आता है। क्रिटिक ऑफ हीगल फिलोसफी ऑफ राइट, पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट 1844, थीसिस ऑफ फायरबाग 1845, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850, 18th ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट 1852, कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859, वैल्यूज प्राइस एंड प्रॉफिट 1865, दास कैपिटल ऑल्सो नोन एज द कैपिटल, ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1865,
ठीक है। इसके बाद है द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम 1875। कैपिटल, फिर है कैपिटल यानी कि दास कैपिटल 1885 वॉल्यूम 2 आता है इसका, वॉल्यूम 1 आता है इसका, ये वॉल्यूम 1 है 1867 में, वॉल्यूम 2 आता है 1885 में, इसके बाद वॉल्यूम 3 आता है 1894 में। ये कार्ल मार्क्स ने खुद निकाला था इसको, जो है जो इनके दोस्त थे फ्रेडरिक एंगल्स ने जो है इन दोनों को पब्लिश करवाया, क्योंकि 1883 में जो है कार्ल मार्क्स की डेथ हो चुकी थी, ठीक है। वो इसको पब्लिश करवाते दोनों को फिर बाद में। जो इनका जॉइंट वर्क है मार्क्स और हीगल्स का, वो है द होली फैमिली 1845, द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 टू 1846 इसके अंदर आता है, जर्मन आइडियोलॉजी 1845 मान लेना, ठीक है। इसके बाद है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। ये 3 जो है इनके जॉइंट वर्क हैं। इसके बाद आते हैं एंटोनियो ग्राम्सी जो है वो एक मार्क्सिस्ट थिंकर हैं और इटालियन फिलोसफर हैं, ठीक है। और ये हैं फाउंडर किस चीज़ के, इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के। मुसोलिनी ने क्या किया था, मुसोलिनी ने जो है उस समय पे जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो भी इन्वॉल्व होता था उनको जो है जेल में डलवा दिया था। तो इनको गिरफ्तार करके इनको भी जेल में डाल दिया। तो जेल में जाने के बाद ये वहीं पे लिखते हैं, वहीं पे सोचते समझते हैं सारा सब कुछ। तो एंटोनियो ग्राम्सी जो वहाँ पे बैठ करके एक हेजमनी का कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। और मार्क्स को जो है स्पेशली मार्क्सिस्ट कैरेक्टर इन इट्स यूज, यानी कि मार्क्सिस्ट कैरेक्टर के अंदर यूज़ करने की बात करते हैं हेजमनी को, ठीक है। तो ग्राम्सी डिफाइंड हेजमनी एज द फॉर्म ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द डोमिनेंट क्लास, यानी कि ये हेजमनी को डिफाइन करते हैं कि ये एक्सरसाइज है किसकी, डोमिनेंट क्लास की, जो कंट्रोल करती है, ठीक है। इसके लिए 2 घेरों का सिद्धांत बना करके देते हैं, एक घेरा ये बनाते हैं, एक घेरा ये बनाते हैं, ठीक है। तो इन 2 घेरों के अंदर जो है ये अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं। 2 घेरों का सिद्धांत जो है वो बना कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 घेरों के सिद्धांत के अंदर जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि ये स्टेट बैठा है, ये कैपिटलिस्ट है, सॉरी ये बैठे हैं, ये कहता है कि ये कैपिटलिस्ट बैठे हैं, यहाँ पे कैपिटलिस्ट बैठते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो घेरा है ये वाला जो घेरा है, ठीक है। तो ये इस घेरे के ऊपर जो बैठे हैं ये लोग बैठते हैं यहाँ पे। जैसे इसके ऊपर जो है एक घेरा और बना लीजिए जिसके अंदर हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। देखिए यहाँ पे सारी सिविल सोसाइटीज़ बैठती हैं, यहाँ पे सारी सिविल सोसाइटी बैठेगी, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो पुलिस, स्टेट वगैरह ये सब चीज़ें बैठती हैं। तो पब्लिक यहाँ पे है, तो ये बाहर वाली पब्लिक है। पब्लिक जब भी इनकी तरफ आती है तो पहले ये इनको डिफाइन करती है, सिविल सोसाइटी सारी जो है ये इनको डिफाइन करती है, इंटेलेक्चुअल जो है ये हेजमनी बना के रखते हैं। अगर ये टूट जाए एक बार तो इसके बाद ये आता है, ये वाला घेरा, यहाँ पे जो जहाँ पे पुलिस वगैरह, फोर्स वगैरह, जेल, थाने वगैरह ये बैठते हैं, फिर ये इनको रोकते हैं। अगर ये टूट जाए तो फिर कैपिटलिस्ट कब्जे में आ जाते हैं, ये स्टेट कब्जे में आ जाता है, ठीक है। तो ये पूरा स्टेट तो ये है जहाँ पे पुलिस, फोर्स, स्टेट, राज्य ये सब चीज़ें बनती हैं, कैपिटलिस्ट बीच में बैठे। तो ये कहता है कि हेजमनी इन लोगों ने कंट्रोल करके रखी हुई है, ये डोमिनेंट क्लास है। ये रिजेक्ट द साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म एंड एडवोकेट्स पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल नोन एज द काउंटर हेजमनी, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि ये जो साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म है इसको रिजेक्ट कर देते हैं और एडवोकेट करते हैं कि पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल जो हैं वो इसके अंदर जो वो स्ट्रगल करते हैं वो इसको आगे बढ़ाते हैं, और काउंटर हेजमनी हमें खड़ी करनी पड़ेगी जा करके हम जो है यहाँ पे एक रेवोल्यूशन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो 2 तरीके बताते हैं, 2 तरीके से जो है 2 लेवल ऑफ स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। पहले कहते हैं कि वार ऑफ पोजीशन होना हमारे लिए जरूरी। वार ऑफ पोजीशन में क्या है कि हमें क्या करते हैं, ही नीड हैविंग ऑर्गेनिज्म इंटेलेक्चुअल मीन्स इंटेलेक्चुअल बिलोंगिंग टू सबल्टर्न सेक्शन टू सिविल सोसाइटी, यानी कि ये कहता है कि जो हमने 2 घेरों का सिद्धांत बनाया था, जो हमने ये 2 घेरों का सिद्धांत बनाया था, इसके अंदर इसको एक्सप्लेन करने की बात करता है ये। अब ये कहता है कि जो ये हमने एक घेरा ये बनाया है, ठीक है, दूसरा घेरा जो हमने ये बनाया है, ठीक है, इसके ऊपर तीसरा घेरा जो ये बन रहा है, मतलब कि 2 घेरों का सिद्धांत, मतलब कि एक घेरा ये, एक घेरा ये, यहाँ पे कैपिटलिस्ट वैसे। तो ये कहता है कि हमें काउंटर हेजमनी करनी। काउंटर हेजमनी वार ऑफ पोजीशन आता है, तो वार ऑफ पोजीशन पहली स्टेज है, ठीक है। वार ऑफ पोजीशन में क्या है कि हमें पहले यहाँ पे ये जो काउंटर हेजमनी है, जो सिविल सोसाइटी वाली हेजमनी है, पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि वार ऑफ मैन्यूवर की मूवमेंट भी बोलता है इसको, वार ऑफ मूवमेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। वार ऑफ मूवमेंट में कहता है कि यहाँ पे अगर हम इस हेजमनी को तोड़ दें, अगर हम यहाँ पे फिर यहाँ पहुँचते हैं, हमें क्या है कि अब हमें बराबर की पावर खड़ी कर लेनी है, ठीक है, एक्शन कैप्चर करना। अब यहाँ पे हम जो है अब हम वॉयलेंस का यूज़ कर सकते हैं, इसके खिलाफ आप वॉयलेंस ही यूज़ कर पाएंगे, बिना वॉयलेंस के आप इसको नहीं। तो यहाँ पे वॉयलेंस यूज़ की जा सकती है, तब रेवोल्यूशन होगी, ठीक है। ग्राम्सी डेवलप्ड द टर्म पैसिव रेवोल्यूशन डिस्क्राइब फासिज्म, ठीक है। ये फासिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए जो है ये एक पैसिव रेवोल्यूशन की बात करती है। फासिज्म जो है उसको जो है पैसिव रेवोल्यूशन से जो है वो हटाया जा सकता है। इसके बाद इनके कुछ मेन वर्क हैं, ए ग्रेट एंड ट्राइबल वर्ल्ड, ए ग्रेट एंड
ट्राइबल वर्ड द प्री प्रिजन लेटर 1926, फिर इसका प्रिजन्स नोटबुक 1947, द मॉडर्न पेरिस 1949 में। ये आपको याद कर लेनी है, तीनों किताबें ये आ जाती हैं। इसके बाद है माओ जेडंग। माओ जेडंग की किताबें, माओ जेडंग कौन है? ये प्रिंसिपल चाइनीज़ मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट हैं, ठीक है। चाइनीज़ मार्क्सिस्ट थ्योरीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर शामिल होते हैं 1921 में, ठीक है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वाज 1921 में जो वहाँ फाउंड की जाती है, और माओ जो है उसके फाउंडिंग मेंबर रहते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं। इसके बाद जो फाउंडर ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना के अंदर रेवोल्यूशन होती है 1 अक्टूबर 1949 को, तो उसके ये फाउंडर हैं, उसको लीड करने वाले मेन एक्टर ये थे। तो हिज फिलोसफी वाज बेस्ड ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ मार्क्स के अंदर ये मॉडिफाई करते हैं, मार्क्स को मॉडिफाई करते हैं, और कम्युनिज्म जो है मार्क्स का उसके अंदर मॉडिफाई करते हैं, और कहते हैं कि वहाँ पे सिर्फ वर्कर्स जो हैं उनका रोल नहीं होता, यहाँ पे जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स आर इन द मेन रोल लीडर एंड कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, यानी कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के अंदर जो है पीजेंट्स एक मेन रोल निभा सकते हैं। पीजेंट्स यानी कि किसान, ये किसानों की बात कर रहे हैं कि किसान जो है वो मेन रोल निभा सकते हैं किसके अंदर, इस रेवोल्यूशन के अंदर। वर्कर्स को भी साथ में रखते हैं, लेकिन ये भी बात करते हैं। इसके इनके कुछ आइडिया हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज और आइडियाज़ हैं, वो क्या है? वो जैसे इनका एक लॉन्ग मार्च का आइडिया था। लॉन्ग मार्च 1934 से 1935 तक चलते हैं, 6000 मील, लगभग 10,000 किलोमीटर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हिस्टोरिक ट्रेट ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट, यानी कि यहीं पे रह करके इसी में पूरी कम्युनिस्ट पार्टी तैयार, पूरे कम्युनिज्म को तैयार करते हैं, पूरे आइडिया तैयार करते हैं, ठीक है। आफ्टर द कम्युनिस्ट ब्रांच विच द KMT, देखिए कोमिंगतोंग पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है। कम्युनिंग क्या है कि कम्युनिस्ट पूरी ब्रांच स्थापित हो जाती है, तो जो कोमिंगतोंग पार्टी है उसको 1949 में ओवरथ्रो कर दिया जाता है, ठीक है। 1949 में ओवरथ्रो कर दिया गया। इसके बाद है 100 फॉलोअर्स कैंपेनिंग, एक इनका ये है 100 फॉलोअर्स कैंपेनिंग, याद रखना आपको। 1959 से में जो है माओ इन्वाइटेड क्रिटिसिज्म ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पॉलिसीज इवन बाय द नॉन कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल्स विद ए फेमस स्लोगन। इनका एक फेमस स्लोगन था चाइनीज क्लासिकल थ्योरी में, लेट ए 100 फॉलोअर्स ब्लूम एंड ए 100 स्कूल्स ऑफ थॉट्स कंटेंड, ठीक है। ये इनका फेमस कोटेशन है, आपको याद रख लेना है, बिल्कुल सेम टू सेम याद रखना। तो 100 फॉलोअर्स कैंपेन जो है 1956 में इनके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। नई पॉलिसी कम्युनिस्ट चाइनीज पार्टी की ये पॉलिसी थी, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल्स के लिए बात ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, यहाँ पे इनका फेमस स्लोगन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये इनका एक फेज़ है इनकी लाइफ का 1958 टू 1962, ये भी इसको आपको याद रख लेना है, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसमें क्या है कि द प्रोमुलेगेशन वाज द रिजल्ट ऑफ द फेलियर ऑफ द सोवियत मॉडल। तो सोवियत मॉडल जब फेल हो जाता है उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन इन चाइना, चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है। द कैंपेनिंग हैज अंडरटेकन टू मीट चाइनाज इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो कैंपेन्स में क्या होता है कि चाइना की जो प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रीज हैं, जो एग्रीकल्चर है, उसको कैसे सोल्व आउट किया जाए। तो यहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज़ को और एग्रीकल्चर को जो है वो आगे लेके आने की कोशिश की जाती है, और सोवियत मॉडल जो है वो फेल हो जाता है उस समय पे। तो ये सोवियत के साथ में यहाँ पे जो है प्रॉब्लम भी रहती है। इसके बाद कल्चरल रेवोल्यूशन आती है 1966 में। यहाँ पे क्या होता है कि ये पूरे एक दशक तक चलती है, 1976 तक, जब तक माओ की डेथ होती है तब तक चलती है ये। तो इसमें क्या है कि ये सोशल चाउ कोज्ड माओ जेडोंग बिड टू यूज द चाइनीज मासेस टू रिसेस्ट हिज कंट्रोल ओवर द कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि चाइना के ऊपर कंट्रोल किया जाता है कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, जो है वो चाइना के ऊपर कंट्रोल कर लिया जाता है कि जो आर्ट है, कल्चर है, इनके ऊपर जो है लिटरेचर है, इनके ऊपर कंट्रोल किया जाता है कि आप मन चाहा जो चाहे वो नहीं लिख सकते। कम्युनिस्ट पार्टी आपको बताएगी आपको क्या लिखना है, ठीक है। सिर्फ वही लिख सकते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के फेवर में होगा, जो कम्युनिस्ट पार्टी चाहेगी। कम्युनिस्ट पार्टी के रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ अगर आप कुछ लिखेंगे, कुछ करेंगे, कुछ आर्ट कल्चर में कुछ आप लेके आएंगे, तो वो आपका स्वीकार नहीं होगा। तो माओ जेडुंग सेड पॉलिटिकल वर्क इज द लाइफ ब्लड ऑफ ऑल इकोनॉमिक वर्क, ठीक है। ये फेमस कोटेशन है, पेपर में एक बार आई भी थी, पॉलिटिकल वर्क इज द लाइफ ब्लड ऑफ ऑल इकोनॉमिक वर्क, ठीक है। ये आपको याद रख लेने की पूरी कोटेशन। इसके बाद है इनके कुछ वर्क हैं, ऑन प्रैक्टिस 1937, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन 1937, ऑन गुरिल्ला वारफेयर 1937, ऑन प्रोटेक्टेड वार 1938, ऑन डेमोक्रेसी 1940, ऑन कोलिशन गवर्नमेंट 1945, ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक रूल 1949, ठीक है। ऑन करेक्ट हैंडलिंग ऑन कॉन्ट्राडिक्शन अमॉन्ग पीपल 1957, वेयर डू करेक्ट आइडियाज़, ठीक है। सही आइडिया कहाँ से आते हैं 1963। देखो आपको लग रहा हो कि हर जगह ऑन 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 ऑन, ठीक है, कहीं पे आपको दिख जाए वहाँ पे, यहाँ पे याद ना हो, ऑन टोटलिटेरियनिज्म दिख जाए, ठीक है।
टोटलिटेरियनिज्म अगर आपको दिख जाए तो वहाँ पे ये मत लगाना, वहाँ पे हना अरेंट लगा देना। हना अरेंट का आइडिया है वो, हना अरेंट की किताब भी है ऑन टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है। ऑन टोटलिटेरियनिज्म किसकी है? हना अरेंट की। तो ऑन को याद करके सीधा ऑन टोटलिटेरियनिज्म भी मत लगाना, ऑन ह्यूमन कंडीशन भी मत लगाने ना, ठीक है। वो भी उन्हीं के हैं, ऑन ह्यूमन कंडीशन, ऑन टोटलिटेरियनिज्म, दोनों ही हना अरेंट के आइडिया हैं। नेक्स्ट हना अरेंट ही हैं, उसको समझ लेते हैं। हना अरेंट, ठीक है, ये जर्मन बोर्न अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, ठीक है। जर्मनी के अंदर जन्म होता है, ठीक है, अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, ठीक है। जूस थी ये, ठीक है। नॉन फॉर इज क्रिटिकल राइटिंग ऑन जूस, जूस के ऊपर जो है इन्होंने काफ़ी राइटिंग्स लिखे हैं, उसके लिए इनको जाना, स्टडी ऑफ टोटलिटेरियनिज्म की स्टडी इनके द्वारा की। अकॉर्डिंग टू हर मॉडर्निटी इन is the age where individual having lost their traditional standards and values must search for new grounds of a human community as such, ठीक है। यहाँ पे जो है ये कहना चाहती हैं कि देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये एक बात को सीधे सीधे बात बोल रही है कि देखिए, यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसलेट भी कर दिया साथ के साथ में हना अरेंट के बारे में, कि ये पहली बात तो यह है कि जूस की जो अफेयर्स हैं, मतलब कि जूस की बहुत क्रिटिसाइज़ करती हैं। दूसरी चीज़ ये कहती है कि जो मॉडर्निटी है, जो मॉडर्निटी की जब ये बात करती हैं तो मॉडर्निटी के बारे में कहती है कि मॉडर्निटी इज़ द एज वेयर इंडिविजुअल, यानी कि मॉडर्निटी आधुनिकता ने जो है और इंडिविजुअलिटी ने जो है और ट्रेडिशनल ने जो है वो वैल्यूज मस्ट सर्च ऑफ अराउंड ह्यूमन कम्युनिटी एज सच, ठीक है, उनको तहस नहस किया है। मॉडर्निटी ने, इंडिविजुअलिटी ने, इन सब चीज़ों ने जो है इनको तहस नहस करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेनी है ये सब चीज़ें इस तरीके से। मॉडर्निटी एंड कैपिटलिज्म गिव राइज टू टोटलिटेरियनिज्म, ये एक चीज़ और कहती है कि जो मॉडर्निटी है, मॉडर्निटी और जो कैपिटलिज्म है, इन दोनों ने मिल करके टोटलिटेरियनिज्म को बढ़ावा दिया है, ठीक है। सर्वाधिकारवाद को जो है इन्होंने बढ़ावा दिया है, मॉडर्निटी और कैपिटलिज्म ने। देयर आर ट्विंस हॉरर, यानी कि दोनों जुड़वा हॉरर हैं आज के समय पे। अगर ये बात करती है तो ये कहते हैं कि 20वीं सेंचुरी के दो ट्विंस हॉरर हैं, दो बड़े डर हैं, जो वो हैं नाजिज्म और स्टालिनिज्म, यानी कि नाजिज्म और स्टालिनिज्म की ये आलोचना करती है। सी वेंट ऑन द डेवलप ए न्यू सेट ऑफ फिलोसफिकल कैटेगरी, ये एक नई तरीके की फिलोसफिकल कैटेगरी को शुरू करती हैं, जिसके इल्यूमिनेशन द ह्यूमन कंडीशन, ये इनका एक आइडिया है, इल्यूमिनेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशन, इसके ऊपर ये लिखती हैं। एंड प्रोवाइड ए फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है, एक पॉलिटिकल लाइफ का एक फ्रेश पर्सपेक्टिव जो है वो देने की कोशिश करती हैं यहाँ पे। इनके जो आइडिया हैं वो रेवोल्यूशनरी हैं, ठीक है। इन हर आइडिया ऑफ रेवोल्यूशनरी लीडरशिप एक्सप्रेस दैट द सच ऑफ ए रेवोल्यूशन, यानी कि लीडरशिप देखती है कि एक रेवोल्यूशन के बारे में कैसे सोचती है वो। क्योंकि वैन इज लिमिट्स टू द पॉलिटिकल एंड नॉट एग्जिस्टेंट इन सोशल, ठीक है। और इसी बात के लिए जो है ये लीडरशिप में जो एक चीज़ और ढूंढने की कोशिश की, मार्क्स की तारीफ करती हैं कई जगह पे। कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज भी उन्होंने किया है, लेकिन कार्ल मार्क्स की एक बात के लिए तारीफ करती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट प्राइमेसी ऑफ एक्शन ओवर थिंकिंग, यानी कि जो थॉट पे कंट्रोल किया जाता है एक क्लास के द्वारा, उसको जो है ये प्रिस्क्राइब करती हैं, ठीक है। सी टॉक अबाउट टू काइंड ऑफ ह्यूमन एक्शन के दो तरह के एक्शन की बात करते हैं। एक होता है वाइटा एक्टिवा, इसको बोलती है एक्शन, ठीक है। एक होता है वाइटा कंटेम्पलेटिव, ठीक है, वाइटा कंटेम्पलेटिव, जिसको कंटेम्पलेशन थिंकिंग बोला जाता है, ठीक है। हायरार्की की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि पहले लेबर आती है, फिर वर्क आता है, फिर एक्शन आता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके की बात है, पहले लेबर, फिर वर्क, फिर एक्शन, असेंडिंग ऑर्डर में, इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आगे हम बात कर, यहाँ पे ये बात करती हैं कि जो पावर है, पावर के बारे में बात करते हुए ये कहते हैं कि पावर जो है वो कहीं पर भी आपको जो है एक अलग तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। पावर को ये कहते हैं कि वो फोर्स नहीं है, पावर ना तो फोर्स होती है, ना स्ट्रेंथ होती है, ना ताकत होती है, ना वायलेंस होती है, ना हिंसा होती है, ठीक है। पावर बिलोंग टू पब्लिक स्फीयर, पावर बिलोंग करती है पब्लिक स्फीयर से। व्हेन पीपल कम टुगेदर, जब लोग इकट्ठे होकर के आते हैं, द एक्सरसाइज एक्सपीरियंस पावर, तब हम पावर को एक्सपीरियंस करते हैं कि लोग जब इकट्ठे होकर के एक गुट बनाकर आते हैं तब पावर एक्सप्रेस होती है। इसके बाद इनके कुछ वर्क्स हैं, उनको देखिए। द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, द ह्यूमन कंडीशन, ऑन रेवोल्यूशन, ऑन वायलेंस, द लाइफ ऑफ द माइंड्स, ठीक है। इचमैन इन जेरूशलम ए रिपोर्ट ऑफ द बेनल्टी ऑफ एविल, ठीक है। ये इसी के अंदर जो है, इसी किताब के लिए जो है इनको काफ़ी फेमस माना जाता है। ये इस किताब में ही जो है पूरी जो जर्मन के अंदर जो वायलेंस हुई थी ज्यूस के खिलाफ में, यहूदियों के खिलाफ में, उसके ऊपर लिखती हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे शायद लास्ट थिंकर आ जाएंगे ये, नहीं, एक फ्रेंड्स फैनन और रह गए हैं। अभी क्या है कि देखिए, जॉन रॉल्स की बात कर लेते हैं।
जॉन रोल्स क्या कहते हैं। जॉन रोल्स के आइडियाज़ को देखिए। जॉन रोल्स 1921 2002, ठीक है, अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय द इगलिटेरियन लिबरल ट्रेडिशन। इगलिटेरियन फिलोसफर हैं, लिबरल ट्रेडिशन की बात करते हैं। पॉइंटेड आउट दैट अ गुड सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए नंबर ऑफ वर्चूज, ठीक है, नंबर ऑफ वर्चूज से जो है वो एक गुड सोसाइटी को कैरेक्टराइज किया जा सकता है। जस्टिस इज द फर्स्ट वर्चू ऑफ गुड सोसाइटी। ये कहता है कि एक अच्छी सोसाइटी का, एक अच्छे समाज का निर्माण जो है वो जस्टिस से होता है। तो जस्टिस जो उसका पहला वर्चू है। द आइडिया ऑफ जस्टिस फॉलोज फ्रॉम इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये कहता है कि रोल्स नेवर विश टू कॉम्प्रोमाइज विद द इंडिविजुअल लिबर्टी। रोल्स कभी भी इंडिविजुअल लिबर्टी के साथ में जो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। अकॉर्डिंग टू रोल्स कहता है कि प्रॉब्लम ऑफ जस्टिस कंसिस्ट इन द एंश्योरिंग ए जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि प्राइमरी गुड्स को जस्टिफाई किया जाए, प्राइमरी गुड्स जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम आती है। तो इनकी थ्योरी है, ही डिस्क्राइब सोसाइटी ऑफ फ्री सिटीजन होल्डिंग इक्वल बेसिस राइट्स, ठीक है, एंड कोऑपरेशन विद इन एन इगलिटेरियन इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। तो इगलिटेरियन इकोनॉमिक सिस्टम में जो है ये अपनी थ्योरी को जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक वेल ऑफ इग्नोरेंस का आइडिया देते हैं। द वेल ऑफ इग्नोरेंस इज कंपोनेंट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को यूज़ करते हैं और उसके अंदर कहते हैं कि एक वेल ऑफ इग्नोरेंस होगा। और वेल ऑफ इग्नोरेंस में क्या होगा कि टेस्ट आइडिया ऑफ फेयरनेस, यानी कि फेयरनेस के आइडिया को टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे क्या है कि जब वेल ऑफ इग्नोरेंस है, बिहाइंड द वेल, देखिए वेल ऑफ इग्नोरेंस में व्यक्ति को क्या नहीं पता होगा, वो है कि नो वन नोन्स अबाउट द हिज और हर स्पेशल साइकोलॉजिकल प्रोस्पेरिटी, ठीक है। तो ये कहता है कि जो साइकोलॉजिकल प्रोस्पेरिटी है, व्यक्ति को अपनी रियल कंडीशन के बारे में नहीं पता होगा। वेल के पीछे, के पर्दे के पीछे वो नहीं पता होगा। हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस डिस्क्राइब ए सोसाइटी ऑफ फ्री सिटीजन होल्डिंग इक्वल बेसिस राइट्स एंड कोऑपरेशन विद एन इगलिटेरियन इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। तो ये कहता है कि यहाँ पे जो है इक्वल बेसिस राइट पे हम बात करेंगे, इक्वल बेसिस राइट के ऊपर हम बात करेंगे। सोसाइटी फ्री होगी, उसमें राइट्स इक्वल होंगे और इगलिटेरियन सोसाइटी, इगलिटेरियन इकोनॉमिक सिस्टम होगा, ठीक है। द वेल ऑफ इग्नोरेंस ऑफ कंपोनेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अलाउज टू टेस्ट फेयरनेस, ठीक है। वही सेम बात आ गई है, दोबारा से रिपीट हो गई। बिहाइंड द वेल ऑन द नोन अबाउट हिज स्पेशल साइकोलॉजिकल प्रोस्पेरिटी, ठीक है। हिज थ्योरी जस्टिफाई मेनली बेस्ड ऑन द इक्वल प्रिंसिपल और डिफरेंस प्रिंसिपल, यानी कि ये दो प्रिंसिपल देता है जिनके ऊपर थ्योरी इनकी काम करती है, इक्वल प्रिंसिपल पर और डिफरेंस प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो रोल स्टेट सोसाइटी इज द कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज, ठीक है। तो सोसाइटी जो हो वो कोऑपरेट करेगी, ठीक है, म्यूचुअल एडवांटेज के लिए। ये इनकी एक स्टेटमेंट है, ठीक है। इनकी स्टेटमेंट है सोसाइटी इज द कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज, ठीक है। रोल्स इन इज फेमस वर्क, उनकी द थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है उसी के अंदर अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करते हैं। और वीकनेस ऑफ यूटिलिटेरियन, और यहीं पे जो है रोट अबाउट द वीकनेस ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, यानी कि जो उपयोगितावाद है उसके बारे में ये कहते हैं कि वो उसके अंदर जो कमियां हैं उसकी बात करते हैं। ही सेड द यूटिलिटेरियन रोंग डिफरेंट डिफाइन द राइट्स, यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो गलत डिफाइन करता है राइट्स को, ठीक है। यहाँ पे ये उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो इनके कुछ वर्क हैं, द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ पीपल्स, जस्टिस एज फेयरनेस। ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद कर लेने हैं। लास्ट थिंकर हैं आपके आज के इंडियन साइकोलॉजी। ये क्या है कि इंडियन साइक्लोनेट्स हैं फिलोसफर, ठीक है। ये वेस्ट इंडियन के हैं, वेस्ट इंडियन साइक्लोनेट्स फिलोसफर, ठीक है। वन ऑफ द फ्यू थिंकर में से, मतलब कि कुछ ऐसे थिंकर में से हैं ये जो सपोर्ट करते हैं डीकोलोनाइजेशन स्ट्रगल को, यानी कि जो औपनिवेशिक स्ट्रगल था, जो नेशनल मूवमेंट हुए हैं देशों के अंदर, उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फाइनेंस सपोर्ट अल्जीरिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के लिए जो अल्जीरिया वार था उसको जो ये सपोर्ट कर रहे थे। और उसके अंदर ये कह रहे थे कि फ्रांस एंड वाज ए मेंबर ऑफ द अल्जीरियन नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ठीक है। ये अल्जीरियन नेशनल लिबरेशन फ्रंट था जो उसके मेंबर भी थे, फ्रांस के खिलाफ जो स्ट्रगल चल रहा था उसमें ये शामिल थे। तो इनकी राइटिंग, हिज राइटिंग्स एज द बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंशियल चैलेंज फेस्ड बाय ब्लैक ह्यूमन बींग्स इन ए सोशल ऑर्डर, ठीक है। ये कहता है कि जो ब्लैक ह्यूमन बींग्स हैं वो एक सोशल ऑर्डर में जो है वो परेशान है, उनको सोशल ऑर्डर में जो है वो रखा जा रहा है कि जो वाइट मैन हैं, जो वाइट पीपल्स हैं वो सुपीरियर हैं और ब्लैक पीपल हैं वो इन्फीरियर हैं। और ये चीज़ उनको बता भी दी गई है और इस बात को मानने के लिए जो है वो तैयार भी हो गए। वाइट ह्यूमन बींग जो हैं वो इस बात को जो है इनको समझाने में सक्सेस कर गए हैं। ही एक्सप्लोज ही how these peoples are encouraged by the racist society to when to become white,
ठीक है, मतलब कि ये इस अपने एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने आइडिया को। दिस पीपल्स आर इनकर्ज्ड बाय द रेसिस्ट सोसाइटी। तो यानी कि जो ये हैं रेसिस्ट सोसाइटी जो है ये इनको जो है इनको बताने की ये कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये बात जो है यहीं पे खत्म करते हैं इस बात को। ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं कि जो रेसिस्ट सोसाइटी है वो यहाँ पे कोई ऐसे नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जो ब्लैक पीपल हैं, ब्लैक पीपल्स ने ये बात मान ली है कि हाँ वाइट मैन अच्छे हैं और हम बुरे हैं, ये बात उन्होंने मान ली है इस बात को। तो फैनन इंट्रोड्यूस द कॉलोनियल वर्ल्ड एज वन दैट इज डिवाइडेड इनटू द कॉलोनियल एंड कॉलोनाइज्ड। तो ये इसको डिवाइड कर देते हैं कॉलोनियल एंड कॉलोनाइज्ड में। ठीक है, वर्ल्ड को, ठीक है, दो तरीके से कॉलोनाइज डिवाइड कर देता है। द कॉलोनियल क्रिएट्स दीज आइडेंटिटीज इन ऑर्डर टू अरेस्ट हिज ओवन सुपीरियरिटी। यानी कि ये कहते हैं कि जो कॉलोनिस्ट हैं वो ये आइडियोलॉजी क्रिएट करते हैं एक ऑर्डर में कि ये सुपीरियर हैं, बिकॉज कॉलोनिज्म इज इस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड बाय वायलेंस। इसने एक बात और बोली है कि कॉलोनिज्म जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है किस कारण से, वायलेंस से। तो इसको उखाड़ा भी कैसे जाएगा, थ्रू वायलेंस। कॉलोनिज्म कैन बी एंडेड, तो कॉलोनिज्म को जो है ख़त्म भी जो है वो वायलेंस से ही ख़त्म किया जा सकता है। जब ये स्थापित वायलेंस से हुआ था तो इसको ख़त्म भी वायलेंस से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके कुछ मेन वर्क हैं, ब्लैक स्किन वाइट मास्क, ए डाइंग कॉलोनिज्म, इसके बाद है द रिचेस्ट ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स द अफ्रीकन रेवोल्यूशन 1964। ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद कर लेनी है। ये किताबें आती हैं, ये पिछली बार भी आई हुई थी और ये किताब भी बार बार आती रहती है, तो ये किताबें इनकी लगातार आती रहती हैं। तो बस ख़त्म हो गई है क्लास, थोड़ी देर का काम रह गया है। मैं आपको दो चार चीज़ें और बताना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप उन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करके जाएँ। देखिए आपको क्वेश्चन कैसे मिलते हैं, ये बिल्कुल लास्ट वाला जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ध्यान से सुनने का है। आपने पढ़ी चीज़ें, आप पढ़ेंगे प्लेटो को, प्लेटो से आपको फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा एरिस्टोटल से जो है उससे आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा इस तरीके का फैक्चुअल। तीसरा आपको मार्क्स जो हैं और हेगल जो हैं उनसे, ये सारे थिंकर। साथ में मैं एक थिंकर और जोड़ना चाहूँगा इसमें, मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली, ठीक है, ये जो हैं इनको ध्यान रखना है। तो ये जो थिंकर हैं, ये थिंकर सारे के सारे जो हैं आपको कॉन्सेप्चुअल बेस पे याद होने चाहिए। फैक्चुअल की अगर मैं आपको बात करूं सही में, तो जो आपके फ्रांत्स फैनन हैं, ठीक है, जो फ्रांत्स फैनन हैं, फ्रांत्स फैनन को आपको याद करना है। साथ में आपको जो हैना आरेंट हैं उनको याद करना है, उनकी सारी किताबें होनी चाहिए। माओ जेडोंग जो हैं, ठीक है, माओ जो हैं उनको याद करना है। फैक्चुअल की बात कर रहा हूँ मैं, ये फैक्चुअल थिंकर हैं, इनके फैक्चुअल ही क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका मैरी वोल्सनक्राफ्ट आते हैं, मैरी वोल्सनक्राफ्ट को आपको इस तरीके से याद करना है। इसके बाद अगर आप बात करें कि किन थिंकर से और क्वेश्चन बन सकते हैं जो डायरेक्टली आपके आ सकते हैं, तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे आप एक चीज़ और याद रखिए, जेएस मिल जो है, जेएस मिल भी जो है आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आ जाते हैं, लेकिन जेएस मिल यहाँ भी आ जाते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन में। फैक्चुअल क्वेश्चन में भी जो जेएस मिल का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तीन थिंकर आपके ऐसे हैं तीसरे पार्ट में जहाँ से आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्लस फैक्चुअल क्वेश्चन दोनों बनते हैं, लेकिन वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही सबसे मेन है, जिसमें आप एक देखते हैं हॉब्स को, हॉब्स देखेंगे। दूसरा आप देखेंगे लॉक को, ठीक है, लॉक को आप देखेंगे। तीसरा आप देखेंगे रूशो को, ठीक है, रूशो जो है उनको आप देख पाएंगे। तो ये तीन थिंकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर हैं, इनको आपको इसी तरीके से याद करना। तो अब आप एक बार ये चीज़ ध्यान दे ले, यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन याद करें सारे के सारे, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और फैक्चुअल दोनों याद करें, यहाँ से जो है आप फैक्चुअल याद करें, यहाँ से फैक्चुअल याद करें, यहाँ से आप जो फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल दोनों चीज़ें बनेंगी। इसके बाद यहाँ पे जब आप जाएंगे कार्ल मार्क्स पे, कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल, फैक्चुअल कुछ चीज़ें किताबें आती हैं, नहीं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का ज़्यादातर। हीगल को कॉन्सेप्चुअल नहीं फैक्चुअल याद करें ज़्यादातर, फैक्चुअल, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल है इनका बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, फैक्ट बनते हैं
और कॉन्सेप्ट बनते हैं, लेकिन यहाँ पे फैक्चुअल आप इसको याद कर रहे हैं, बहुत ठीक रहेगा ये। इसके बाद जो है जॉन स्टुअर्ट मिल, फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल। इसके मैरी वॉल्सनक्राफ्ट, पूरा फैक्चुअल, सारी किताबें याद हों, सारा कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, ये भी कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। मैकियावेलियन जो हैं ये कॉन्सेप्चुअल आ जाते हैं, एक आध असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है, लेकिन फैक्चुअल याद कर रहे हैं, इनकी किताबें पूछ लेते हैं कब क्या, कब कैसे क्या किया, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन इनका बन जाता है कोई ना कोई कि स्टेट के बारे में क्वेश्चन इनका कॉन्सेप्चुअल बन सकता है। कन्फ्यूशियस जो है फैक्चुअल क्वेश्चन बनेगा आपका ज़्यादातर। एरिस्टोटल जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। इसके बाद जो है आपके प्लेटो जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। ये आपकी पूरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग थी, पूरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट थी, इसके बारे में हमने लगभग 1 घंटे में सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फॉरेन पॉलिसी की क्लास में, ठीक है। शाम को मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।